Bismillahirrahmanirrahim. In previous class, we were discussing about the project scheduling and controlling. So, the project scheduling is an act of creating your project schedule. Okay, कि आप जो project schedule को prepare करते हैं, basically उसमें 3 steps होते हैं. To determine what work will be performed, ठीक है, कि कौन से एक्टिविटी आपने करनी है. Who will perform the activity and how long it will take, कितना टाइम लेगा वो. ठीक है. सो ये 3 क्वेश्चंस की जो आंसरिंग है दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल. To determine what work is to be performed, to determine who need to perform the work, and to determine how long it will take to perform the work, कितना टाइम लेगा वो. Okay, and that is called planning, that is called management. Okay, also we have discussed that plan is nothing but planning is everything. Okay, suppose अगर आपके पास एक प्लान है but if you are not doing the planning for it, तो उसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं होता. ठीक है. सो नाउ हम जो ये एक टॉप क्रिएटिंग करते हैं प्रोजेक्ट की शेड्यूल की, that is called the project scheduling. ठीक है. So in the previous class we have discussed some basic concepts like we will have different projects, then in the projects we have different sub projects, then we have the task, then we have the activities. Okay, so the time period of the individual activities will be scheduled. So normally we are representing the activities diagrammatically. तो उसके लिए जो डायग्राम्स होते हैं उसको हम नेटवर्क डायग्राम कहते हैं. ठीक है. सो स्पेसिफिक सपोज अगर आपके पास एक एक्टिविटी है या एक प्रोजेक्ट में अगर डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, सो देयर विल बी द स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी and there will be the end of activity. And remember, the end of one activity is the start of another activity, and the start of the first activity is the start of the project, and the end of the last activity is the termination of the project. ठीक है. अगर आपके पास डिफरेंट सपोज 3 एक्टिविटीज हैं एक प्रोजेक्ट में, सो द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी will be the start of the project, then the end of first activity will be the start of second activity, the end of second activity will be the start of third activity, and the end of third activity will be the closure of the project. वहां पे project closed होगा. So we will have to represent it diagrammatically. तो इसको हम एरोज और नोड्स पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो 2 टाइप्स है फिर उसके. एक को कहते हैं एक्टिविटी ऑन एरो. ठीक है. AOA डायग्राम, एक्टिविटी ऑन एरो. सो सी हमारे पास जो नोड्स होते हैं ना, जो सर्कल्स होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एन एक्टिविटी. इसको इवेंट कहते हैं. ठीक है. और एरो जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्टिविटी. सो सी सपोज हियर वी आर राइटिंग 1, हियर वी आर राइटिंग 2. सो ये 1 और 2 जो है दीज आर द इवेंट्स, और इसके ऊपर हम एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 जो है दैट इज द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए, 2 जो है दैट इज द एंड ऑफ एक्टिविटी ए. और जब एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाए तो एक्टिविटी बी स्टार्ट होगा. सो द एंड ऑफ ए इज द स्टार्ट ऑफ बी. सिमिलरली यहां पे अगर आप 3 लिखे ना, सो दैट विल बी द एंड ऑफ बी एंड द स्टार्ट ऑफ सी. समझ आ रहा है. तो इसको क्या कहते हैं,
एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम। और अक्सर हम क्या करते हैं कि एक्टिविटी को नोट पे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑन नोट डायग्राम। सपोज आप यहाँ पे लिखे कि यहाँ पे ए एक्टिविटी है, यहाँ पे बी एक्टिविटी है। सो द एरो का जो स्टार्ट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ एक्टिविटी ए, ठीक है, एंड स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी। ठीक है, सो एक्टिविटीज को हम नोट पे रिप्रेजेंट करते हैं, एरोस जो थे वो इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑन नोट डायग्राम, और इसको कहते हैं एक्टिविटी ऑन एरोस डायग्राम। ठीक है, so preceding the from the previous lecture, let's discuss a simple example, then it will be more clear to you people that how we activities on the arrows are the different activities on the nodes. Okay, similarly there are different techniques like project evaluation and review technique, CPM technique and Gantt chart। इसके जरिए जो है हम प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं या प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। सो सपोज देयर आर 3 मेजर टास्क इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है? कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करना और फिर उसको मार्केट में जो है सेल करना है। ठीक है, सो इन दैट सिंगल वी हैव डिफरेंट एक्टिविटीज, वी हैव मेजर टास्क। फर्स्ट टास्क क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यू कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, सेकंड टास्क जो है दी ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ है। ठीक है, प्रोजेक्ट में 3 टास्क्स हैं, मेजर टास्क्स हैं। अच्छा, अब हर टास्क में फिर डिफरेंट एक्टिविटीज होंगे। समझ आ रहा है? जिस तरह हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में डिस्कस किया हुआ है ना कि एक प्रोजेक्ट है उसमें मेजर टास्क्स हैं, फिर हर टास्क में डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टास्क जो है दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें फिर ये 5 एक्टिविटीज हैं। हर एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन गिवन है, दैट फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर प्रोटोटाइप, देन यू हैव टू मैन्युफैक्चर द प्रोटोटाइप, फिर डिजाइन को रिवाइज कर लें और फिर इनिशियली प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर लें, मैन्युफैक्चर कर लें। सेकंड जो मेजर टास्क है उसमें 3 एक्टिविटीज हैं। स्टॉप की ट्रेनिंग है, ठीक है, देन दी स्टॉप इनपुट ऑन द प्रोटोटाइप मॉडल और उनको सेल्स ट्रेनिंग देना है। और थर्ड जो मेजर टास्क है उसमें 2 एक्टिविटीज हैं। ठीक है, बिफोर द प्रोडक्शन यू हैव टू एडवर्टाइज and after production या after the final design you have to advertise the product। ठीक है, 3 मेजर टास्क हैं, फिर हर टास्क में एक्टिविटीज हैं। ठीक है, नाउ इसके लिए हमने शेड्यूलिंग करनी है। प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट हो गया तो इसके लिए हमने शेड्यूल प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब देखें डिफरेंट एक्टिविटीज हो गई ना, 5 एक्टिविटीज ये हैं, 3 और 2 टोटल 10 एक्टिविटीज हैं। तो हर एक्टिविटीज के लिए टाइम पीरियड डिफाइंड होगा कि फर्स्ट एक्टिविटी के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, सेकंड एक्टिविटी है, थर्ड एक्टिविटी है। सो फॉर द फर्स्ट एक्टिविटी 90 days are required. For B activity 15 days are required, and see these are the predecessors. Remember, before starting a B you must have to complete the activity A। B को स्टार्ट करने से पहले A कंप्लीट होना चाहिए, C को स्टार्ट करने से पहले B कंप्लीट होना चाहिए, D को स्टार्ट करने से पहले
जी एक्टिविटी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड दी प्रेडिसेसर, और हर एक्टिविटी का टाइम पीरियड गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके लिए शेड्यूल प्रिपेयर करना है, एक्टिविटी एंड एरो डायग्राम प्रिपेयर करना है, या एक्टिविटी एंड नोट्स डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप देखें हर एक्टिविटी का टाइम पीरियड गिवन है, मेजर एक्टिविटीज गिवन है, और उनकी प्रेडिसेसर्स गिवन है। ठीक है, तो अगर हम ड्रॉ करते हैं एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम, एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम, सो फर्स्ट एक नोड ड्रॉ कर लें, सपोज दैट इज वन। सो ये नोड वन जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए, एंड आल्सो दैट इज द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, सो एरो पे आप एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, नाउ टू जो है दैट इज द एंड ऑफ एक्टिविटी ए। ठीक है, और अब देखिए एक्टिविटी ए के लिए प्रेडिसेसर्स नहीं है, मीन ए से कोई एक्टिविटी नहीं है जिसको आपने ए से पहले करना चाहिए। ठीक है, और जब ए कंप्लीट हो जाए देन यू कैन स्टार्ट एक्टिविटी बी। ठीक है, फिर आप एक्टिविटी बी को स्टार्ट कर लें। सो द एंड ऑफ एक्टिविटी ए इज द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बी। ठीक है, बिकॉज ए जो है दैट इज द प्रेडिसेसर फॉर, दैट इज द प्रेडिसेसर फॉर बी। सिमिलरली जब बी कंप्लीट हो जाए then you can start activity C. Mean B is the predecessor of C, so the end of B is the start of C. ठीक है, end of B जो है ये C का स्टार्ट है। सिमिलरली जब A एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए ना, you can start F. सी F के लिए प्रेडेसेसर क्या है, A है, तो जब एक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो आप F स्टार्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये F होगा। ठीक है, सिमिलरली A एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाए देन यू कैन स्टार्ट I, मीन A इज आल्सो प्रेडिसेसर फॉर I, सो द एंड ऑफ A इज द स्टार्ट ऑफ I। आप देख सकते हैं ना, A क्या है, दैट इज द प्रेडिसेसर ऑफ B, प्रेडिसेसर ऑफ F एंड प्रेडिसेसर ऑफ I। मतलब यह है कि जब A एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो आप B, F और I स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जब B कंप्लीट हो जाए देन यू कैन स्टार्ट C। और देखें अब नेक्स्ट क्या है, ये A B और C भी हो गया, F और I भी हो गया। नाउ G, देखें जब F और C कंप्लीट हो जाए then you can start G. G is the C enters of G। ठीक है, G को स्टार्ट करने से पहले C और F कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो C और F जब कंप्लीट हो जाए then you can start G। सो जब G कंप्लीट हो जाए तो फिर आप D स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो द एंड ऑफ G इज द स्टार्ट ऑफ D, is the start of the D। ठीक है, और जब देन यू कैन स्टार्ट एक्टिविटी
ई। ठीक है, समझ आ रहा है इसकी? समझ यस आ सर, रहा है? यस सर, एक्सक्यूज मी सर। जी। अच्छा। सर ये जी क्लोन जी। कंप्यूटर इंक लिखा हुआ है, ये क्या मतलब? ये एक इंडस्ट्री है, सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, एक इंडस्ट्री है, उनका एक प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट है? कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करना। उसमें फिर 3 मेजर टास्क्स है। मैन्युफैक्चरिंग का है, एडवर्टाइजमेंट का है, और ट्रेनिंग का है। फिर हर टास्क में डिफरेंट एक्टिविटीज है। ठीक है, तो टोटल 10 एक्टिविटीज हैं। हर एक्टिविटी की ये प्रेडिसेसर्स हैं, और हर एक्टिविटी का ये टाइम है। थैंक यू सर। ठीक है, Sir, the G or D क्लियर हो गया sequence अभी? doesn't change, sir. यस सर, क्लियर है अभी सर। No, sir. ओके, सो सी द ई। जी, क्या? जी नूर इस्लाम। Sir, the G or D, they are opponent. No, sir. Was clear, sir? यार मैं तो स्टार्ट से एक वन बाय वन कर रहा हूँ ना, आप क्विकली दोबारा देख ले। सर मैं तो देख रहा था, फोकस कर रहा था कि लेकिन G और D समझ नहीं आया। जी जी। अच्छा, माइक आप कर ले आप नूर इस्लाम। अच्छा अच्छा। सी, एक्टिविटीज गिवन है, हर एक्टिविटी के प्रेडिसेसर्स गिवन है। फर्स्ट हमने क्या करना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लें कि स्टार्ट वन ड्रॉ कर लेना, दैट इज द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, या दैट इज द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए। ठीक है, जब एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाए, टू जो है दैट इज द इवेंट। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ एक्टिविटी ए। ठीक है, जब ए कंप्लीट हो जाए तो सी, then we can start B, we can start F, we can start I। 3 एक्टिविटी हम स्टार्ट कर सकते हैं जब एक कंप्लीट हो जाए। F को भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रेडिसेसर देखते हैं, द एंड ऑफ इवेंट B। 3 क्या कर रहा है? B की एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जब B कंप्लीट हो जाए देन वी कैन स्टार्ट C। फिर हम C स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो C, F हमने स्टार्ट किया और F, ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएं, C और F जब कंप्लीट हो जाएं, देन वी कैन स्टार्ट G। हम G स्टार्ट कर सकते हैं फिर। ठीक है, जब G कंप्लीट हो जाए देन यू कैन स्टार्ट D। ठीक है, सो द एंड ऑफ G इज द स्टार्ट ऑफ D। जब D कंप्लीट हो जाए देन यू कैन स्टार्ट E। सो द एंड ऑफ D इज द स्टार्ट ऑफ E। ठीक है, अच्छा, और जब D कंप्लीट हो जाए तो हम H को भी स्टार्ट कर सकते हैं। H को भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और H जब कंप्लीट हो जाए, सपोज दैट इज 8, द एंड ऑफ E इज 7। J जो है ये हम तभी स्टार्ट कर सकते कंप्लीट हो। ठीक है, ठीक है, D और I जब कंप्लीट हो जाए ना, तो हम J को स्टार्ट कर सकते हैं। और एंड ऑफ J, एंड ऑफ E एंड एंड ऑफ H, ये तीनों जब खत्म हो जाएं तो प्रोजेक्ट खत्म होगा।
ठीक है, तो that is just the representation of the activities on arrows. So that is called the activity on arrow diagram. इसको activity on arrow diagram कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, यस सर अभी क्लियर है। अच्छा, हम दूसरा जो ड्रॉ कर सकते हैं that is activity on nodes। वो a little bit simple है, just एक नोड ड्रॉ कर लें। so that node is representing activity A। after activity A we can start activity B, we can start activity F, and we can start activity I, because A is the predecessor of B, F and I। ठीक है, जब B कंप्लीट हो जाए then we can start activity C, F और C दोनों कंप्लीट हो जाए then we can start activity G, और जब एक्टिविटी G कंप्लीट हो जाए then we can do the activity D। ठीक है, और जब एक्टिविटी D हो जाए then we can do या we can start the activity E, also activity H, देखें, okay, and also the after D and I the activity J, because J के लिए D और I predecessors है। ठीक है, so that is called the activities on node। ठीक है, ये नोड पे हम एक्टिविटी रिप्रेजेंट करें तो ये एक शेड्यूल डायग्राम होगा, एक नेटवर्क डायग्राम होगा among the different activities। अब क्लियर हो गया? इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। सर क्लियर है। क्लियर है सर। अच्छा, ठीक है, इसको नेटवर्क डायग्राम कहते हैं जिसमें हम एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर एक्टिविटीज ऑन एरोस और एक्टिविटी कंट्रोलिंग करते हैं या इसकी जब हम शेड्यूलिंग करते हैं ने कर दी। ठीक है, मीन उसकी शेड्यूलिंग भी आपने कर दी। साउंड क्लियर है या उसमें मसला आ रहा है आप लोगों को? सर साउंड में मसला आ रहा है सर। यस सर आ रहे हैं हल्के हल्के सर। जी, सर मसला मसला आ आ रहा रहा है है साउंड। मुझे भी, लेट मी। just
अब क्लियर हो गया? जी यस सर, अभी क्लियर है। अच्छा। ओके यार associate cards में ठीक है। जो स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं उनको कह दे कि मैंने क्लास को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, उनको अलाउड नहीं है। 9 बजे क्लास था, फिर भी 9:15 तक वो नहीं आ रहे, तो अभी अलाउड नहीं करते। अच्छा जी, सो वी हैव डिस्कस द मेथड्स शुरू ऑफ। सर। जी सर मैंने क्लास जो टाइम पे ज्वाइन की थी, लेकिन बार बार इंटरनेट का मसला आ रहा है, उस वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो जो लोग पहले से कनेक्टेड है उसको मसला नहीं होता, वो कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन न्यू स्टूडेंट जो है 9:15 के बाद जो आ रहे हैं वो यस कनेक्ट सर, नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, और अटेंडेंस स्टार्ट में भी लगी हुई है, बाद में भी लगेगी, फिर पता चल जाता है। अच्छा, so we have discussed the representation of the activities on arrows or activities on nodes, ठीक है, कि अगर एक प्रोजेक्ट है उसमें मेजर टास्क्स हैं, फिर टास्क्स में जो है डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, तो उन एक्टिविटीज को आप ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सो वी हैव डिस्कस्ड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. Now we have the two techniques, yeah, the two methods which are used for the controlling of the project. ओके आपने शेड्यूलिंग कर दी, आपने डायग्राम भी बना दिया, अब आपने ये फाइंड करना है कि कौन सा एक्टिविटी जो है वो क्रिटिकल है, द एक्टिविटी ड्यू टू विच द होल प्रोजेक्ट कैन बी डिलेड, ठीक है, वो एक्टिविटी जिसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट डिले होने के चांसेस हो, that is called the critical activity.
उसको क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। या प्रोजेक्ट को आपने देखना होता है ना कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, प्रोजेक्ट को हम कैसे क्विकली कंप्लीट कर सकते हैं, अर्ली उसको हम फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा एक्टिविटी जो है वो क्रिटिकल है, कौन सा पाथ जो है वो क्रिटिकल है, तो इसको फिर कंट्रोलिंग का प्रोजेक्ट कहते हैं। तो इसके लिए ये दो टेक्निक्स यूज होते हैं। सो अगेन जो एग्जांपल हमने पहले डिस्कस की उसको हम यूज करेंगे ठीक है, उसकी एनालिसिस और उसकी कंट्रोलिंग और उसका इन टाइम, स्टार्ट टाइम, हर एक्टिविटी का हम किस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक जो है दैट वाज डेवलप्ड बाय द यूएस नेवी फॉर द मिसाइल्स प्रोजेक्ट। सी हमारे पास दो टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक R&D प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें आप सपोज रिसर्च करते हैं, कोई आइडिया डेवलप करते हैं, इक्वेशंस डेवलप करते हैं, न्यू थ्योरीज और स्टेटमेंट्स डेवलप करते हैं, दैट आर कॉल्ड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और कुछ प्रोजेक्ट होते हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं, मीन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग नॉलेज वी आर डेवलपिंग या वी आर मैन्युफैक्चरिंग या वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, ठीक है। तो उसको इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आप कह सकते हैं। सो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक जो है दैट कैन बी यूज्ड फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, R&D प्रोजेक्ट के लिए यूज होते हैं। CPM टेक्निक जो है, क्रिटिकल पाथ मेथड टेक्निक जो है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जस्ट उनका बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दीज टू। अच्छा, ये जो CPM एंड PRT है दैट कैन बी यूज्ड टू प्लान, शेड्यूल एंड कंट्रोल अ डिफरेंट या अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट। सपोज अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अब न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे, एक ये टाइप होगा। दूसरा, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हाईवेज, कैनाल्स, डैम्स, जो भी सिविल स्ट्रक्चर्स है ना, उन स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप ये टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग के लिए और प्लानिंग के लिए। आल्सो फॉर द मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, समटाइम ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए अगेन आपने डिफरेंट एक्टिविटीज और टास्क करने होंगे। या फॉर द डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सिस्टम्स, अगर एक सिस्टम आपने डिजाइन करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। अच्छा, CPM जो है या ये जो PRT है, ये एक प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स है, प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स। जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड्स में एक एग्जांपल्स के लिए नेटवर्क डेवलप कर दी ना, अब उस नेटवर्क की आपने एनालिसिस करना होगा and you will have to predict, you will have to forecast the total project duration. Also you will have to find out the critical activities, ठीक है, those activity जिसकी वजह से project delay हो सकता है। So we can analyze the diagrams, उनकी analysis कर सकते हैं, total duration find कर सकते हैं, क्रिटिकल पाथ को या क्रिटिकल एक्टिविटी को हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी ऑब्जेक्टिव्स है, दैट व्हाई वी आर यूजिंग दीज टेक्निक्स। आल्सो दैट आर यूज्ड एज वी हैव डिस्कस्ड दैट फॉर द प्लानिंग और फॉर द फास्टेस्ट कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। सपोज अगर प्रोजेक्ट है ना, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, तो अगर जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनको अगर हम टाइम पे और मैनेजरियली परफॉर्म कर लें, तो प्रोजेक्ट जो है वो फास्टली कंप्लीट होगा। आल्सो वी कैन आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज हुज डिले कैन अफेक्ट द कंप्लीशन डेट, ठीक है। अगर एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन सपोज 25 डेज है, अगर वो 2 दिन डिले हो जाए, वो 27 डे में कंप्लीट हो जाए, तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 2 डे डिले होगा। सो आइडेंटिफाइंग दोज एक्टिविटीज, ठीक है। सो दीज आर दी वी कैन से दैट द एडवांटेजेस ऑफ द क्रिटिकल पाथ मेथड और द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। अब देखें, जिस तरह हमने एक एग्जांपल कर दी ना प्रीवियसली, इस तरह ये भी एक एग्जांपल है, और ये एग्जांपल जो है दैट इज
ये कौन सा एग्जांपल है या ये डायग्राम कौन सा है? दैट इज एक्टिविटी ऑन एरो, ठीक है, एक्टिविटीज एरोस पे है। सो सी 1 जो है दैट इज द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड आल्सो एट अ टाइम आप 3 एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। समझ आ रहे? मीन ए, बी और सी, इन तीनों के लिए प्रेडिसेसर्स नहीं है, तो इन 3 एक्टिविटीज को आप एट अ टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। सो 1 जो है दैट इज द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी। अच्छा, जब एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाए देन यू कैन स्टार्ट एक्टिविटी डी। आल्सो जब एक्टिविटी बी कंप्लीट हो जाए देन यू कैन स्टार्ट एक्टिविटी ई एंड एक्टिविटी एफ, और जब एक्टिविटी डी और एफ कंप्लीट हो जाए देन यू कैन स्टार्ट एक्टिविटी 6, एक्टिविटी एच या 5 जो है दैट इज द एंड ऑफ डी एंड ई एंड स्टार्ट ऑफ एच। सिमिलरली जब एच और एफ और आई कंप्लीट हो जाए देन यू कैन स्टार्ट जे। सी जे की स्टार्टिंग के लिए एच, एफ और आई के कंप्लीशन रिक्वायर्ड है। सो एच, एफ एंड आई आर द प्रेडेसेसर्स ऑफ जे, और जब जे कंप्लीट हो जाए तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अब देखें हमारे पास डिफरेंट पाथ्स हैं, डिफरेंट पाथ्स है ना। सी फर्स्ट पाथ कौन सा है? ए, डी, एच और जे। दूसरा पाथ कौन सा है? बी, ई, एच एंड जे। तीसरा पाथ बी, एफ, जे, और फोर्थ पाथ जो है दैट इज सी, जी, आई एंड जे। ये 4 पाथ्स हो गए, ठीक है। अब देखें हर पाथ में डिफरेंट एक्टिविटीज है। अब सपोज हर एक्टिविटी का टाइम पीरियड गिवन है कि फर्स्ट या ए एक्टिविटी का टाइम 1 है, 1 डे, एक्टिविटी डी का टाइम 4 डेज है, एक्टिविटी एच का टाइम 6 डेज है, एक्टिविटी 3 का टाइम, एक्टिविटी जे का टाइम 3 डेज है। तो ये जो पाथ है इस पाथ में टोटल टाइम कितना है? 14 डेज, ठीक है। सिमिलरली इस पाथ में देखें 2, 5, 7 और 6, 13 और 3, इसका ड्यूरेशन कितना है? 16 डेज। नेक्स्ट पाथ देखें 2 और 4, 6 और 3, 9। अब ये पाथ देखें 3 और 6, 9 और 2, 11 और 3, 14। तो ये पाथ्स का ड्यूरेशन है, प्रोजेक्ट के पाथ्स का ड्यूरेशन है। अब देखें इसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है ये सेकंड पाथ का है। देखें बी, ई, एच और जे, बी, ई, एच और जे, इसका ड्यूरेशन क्या है? 16 डेज है। तो 16 डे जो है ये टोटल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन क्या होगा? 16 डेज होगा। और जो लॉन्गेस्ट पाथ है ना दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ, इसको क्रिटिकल पाथ कहते हैं। और इसमें जो एक्टिविटीज हैं दे आर कॉल्ड द क्रिटिकल एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी बी, एक्टिविटी ई, एक्टिविटी एच एंड एक्टिविटी जे। इन चारों एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं। मतलब यह है कि अगर इन एक्टिविटीज में एक एक्टिविटी बी एक दिन लेट हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट एक दिन लेट होगा। समझ आ रहा है? बाकी जो 3 पाथ्स हैं उसमें अगर डिले आ जाए तो प्रोजेक्ट पे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कितना डिले? सी फर्स्ट पाथ जो है उसका ड्यूरेशन कितना है? 14 डेज है। तो इसमें अगर 2 दिन तक डिले आ जाए तो प्रोजेक्ट पे इफेक्ट नहीं होगा। अगर 2 दिन से ज्यादा डिले आ जाए फिर प्रोजेक्ट इफेक्ट होगा। सिमिलरली ये थर्ड पाथ जो है उसका टाइम पीरियड क्या है? 9 डेज है ना। तो इस पाथ में अगर 7 डेज तक
डिले आ जाए प्रोजेक्ट इफेक्ट नहीं होगा। अगर 7 डेज से फिर ज्यादा डिले आ रहा है तो फिर प्रोजेक्ट इफेक्ट होगा। लेकिन ये जो क्रिटिकल पाथ है इसमें अगर 1 डे भी डिले आ जाए पूरा प्रोजेक्ट डिले होगा। समझ आ गया अभी? इसमें Yes, अगर sir. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन सर। अच्छा, सर ये तो- सर जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जे के लिए एफ आई और जी और एच जो है, एफ एच और आई ये तीनों प्रेडिसेसर है ना जे के लिए। जी तो ये तो अगर एक भी प्रेडिसेसर कंप्लीट नहीं होगा तो जे तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो मतलब सारे प्रेडिसेसर का कंप्लीट होना लाजमी है। तो उसमें लॉन्गेस्ट प्रेडिसेसर कौन सा है? एच है ना सर। तो पाथ भी वही आ रहा है ना हमारा। अगर एच एक दिन कम डिले हो जाए ना तो आप जे स्टार्ट नहीं कर सकते, तो पूरा प्रोजेक्ट फिर डिले होगा। क्लियर हो गया? यस। अगर आप पाथ को देखें ना उसमें जो एक्टिविटी आएगी, ठीक है 3 प्रेडिसेसर्स हैं लेकिन जो प्रेडिसेसर्स का ड्यूरेशन ज्यादा है वो क्रिटिकल पाथ में आएगा। ठीक है, मतलब सर हम जो एस्टिमेट करते हैं ना वो जो क्रिटिकल पाथ होगा उसी के हिसाब से करेंगे। एग्जैक्टली पूरा ड्यूरेशन जो प्रोजेक्ट होगा वो लॉन्गेस्ट पाथ का ड्यूरेशन होगा। अब अगर अगर इफ डिले हो जाए, 1 दिन डिले हो जाए, 2 दिन डिले हो जाए, जे पे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज जे तभी स्टार्ट होगा जब एच कंप्लीट हो जाए ना। तो इन दोनों का 2 दिन का डिफरेंस है। तो इफ अगर 2 दिन डिले हो जाए जे पे इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली आई अगर 4 दिन तक डिले हो जाए जे पे इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एच जो है ये क्रिटिकल है फॉर जे। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, अगेन वही हेलो सर। एग्जांपल। हेलो सर। जी जी सर दी की खो मंगदा F4 और E5 सर दी के मुने प्रेडिसेसर मंग तो नहीं मालूम करना सर। वही लाओ नहीं मालूम। एफ और ई का प्रेडिसेसर क्या है? बी। बी। हाँ, लेकिन सर अगर एच कंप्लीट होने के लिए हम F की जरूरत है कि E की जरूरत है, ये तो हमें पता नहीं चलता ना। क्यों नहीं चलता? एच के लिए प्रेडिसेसर क्या है? एच आप कब स्टार्ट करेंगे? जब डी और ई कंप्लीट हो। डी आपको अभी और तक E डायग्राम का समझ नहीं लेकिन आ रहा तो क्या करें? डायग्राम तो समझ आ रहा है लेकिन वो तो टेबल में नहीं एच है के तो इसलिए प्रेडिसेसर कौन से हैं? एच के प्रेडिसेसर कौन से हैं? डी और ई डी हैं। और E। तो फिर लेकिन एफ है। डायग्राम वो टेबल नहीं है तो फिर हमें समझ नहीं आ यहां रहा से देखे लेकिन ना, टेबल से डायग्राम इजी है। एरो से ओके देख लेना। एच आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब डी और ई कंप्लीट हो जाए। तो डी एंड ई आर द प्रेडिसेसर ऑफ एच। और अगर आप देखें तो डी और ई में ई का ड्यूरेशन ज्यादा है तो ई पाथ वहां से पास होगा। क्रिटिकल पाथ जो था वो इसी तरह था। ठीक है। मैं यही सोच रहा था सर कि और ई और एफ चेंज भी हो सकते हैं ना। नहीं, क्यों चेंज हो सकता? किस तरह चेंज हो सकते हैं? हमें टेबल में नहीं है प्रेडिसेसर नहीं यार टेबल्स को किया छोड़ो, गया यहाँ पे लेकिन देखे डायग्राम में देखे ना। तो इसलिए मैं कह रहा इसके लिए आप खुद टेबल प्रिपेयर कर लेना। टोटल कितने एक्टिविटीज हैं? ए, ठीक है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई। सॉरी जे, जे तक है ना, आई नहीं, जे जे जे। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। अब देखें ए का प्रेडिसेसर नहीं है, ठीक है, बी का बी प्रेडिसेसर नहीं है, सी का बी प्रेडिसेसर नहीं है। अब डी जो है, डी का प्रेडिसेसर क्या है? ए, ठीक है। बी का सॉरी ई का प्रेडिसेसर क्या है? बी। एफ का प्रेडिसेसर क्या है? बी, ठीक है। जी का प्रेडिसेसर क्या है? सी, ठीक है। एच का प्रेडिसेसर क्या है? डी एंड ई, ठीक है। आई का प्रेडिसेसर क्या है? जी। और जे का प्रेडिसेसर क्या है? एच, एफ एंड आई। अब क्लियर हो गया? ठीक है। तो डायग्राम से ओके सर। आपको टेबल पे कन्वर्ट करना या टेबल से डायग्राम पे कन्वर्ट करना, दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, नाउ फॉर द फर्दर एनालिसिस और कंट्रोलिंग, हम वही प्रीवियस एग्जांपल जो है उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है। सो द मैनेजमेंट
एट दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो क्लोन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है या इंडस्ट्री है, would like to schedule the activity so that the project is completed in minimal time. ठीक है, कि कम से कम टाइम में प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए. So for their purposes, you will have to know about the earliest start or latest start time for each activity. कि हर एक एक्टिविटी, सी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा ना, तो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी डे 0 डे से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा ना. तो अब फर्स्ट एक्टिविटी जब स्टार्ट होगी तो 0 क्या है, दैट इज द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए. सिमिलरली हर एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट होगा, अर्लीस्ट फिनिश्ड होगा. ठीक है. सो जो ये जो दो टेक्निक्स है ना, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और क्रिटिकल पाथ मेथड जो है सीपीएम, इसमें हम क्या करते हैं, मेजरली हमें पता चल जाता है कि हर एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश कब होगा इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड या इन टर्म ऑफ डेज. देन वी कैन फाइंड आउट द स्लैक टाइम. स्लैक टाइम ये है just a minute, connection loss हुआ है, so let me reconnect again. Okay. Okay. ठीक है. So in this method, through this method, we are interested to find out the earliest start and earliest finish, or latest start and latest finish of each and every activity. ठीक है. So then we can also find out the slack time. जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि अगर एक एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी है तो उसमें डिले तो अलाउड ही नहीं होगा ना. अगर क्रिटिकल एक्टिविटी में जितना डिले आ जाए तो पूरा प्रोजेक्ट उतना डिले होगा. ठीक है. फिर हमारे पास एक टर्म यूज करते हैं हम, स्लैक टाइम. सी, जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज, उनका अलाउएबल डिले कितना है, उसको स्लैक टाइम कहते हैं. ठीक है. सी, सपोज अगर यू आर रिप्रेजेंटिंग द एक्टिविटी ऑन नोड, तो एक्टिविटी का जो स्टार्ट है, ठीक है, दैट विल बी द फिनिश ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी. समझ आ रहा है. एक एक्टिविटी है ना, उसका अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा, द अर्लीस्ट फिनिश ऑफ द प्रेडिसेसर. ठीक है. अब अगर एक एक्टिविटी की मोर देन वन प्रेडिसेसर है, फिर क्या होगा, तो जिस एक्टिविटी की अर्लीस्ट फिनिश ज्यादा हो, दैट विल बी द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ
नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, सिमिलरली इस एक्टिविटी का जो फिनिश है, अर्लीस्ट फिनिश जो है, that will be determined by the duration of activity with the earliest start। देखें, सपोज अगर एक एक्टिविटी है बी, इसका प्रेडिसेसर, या सपोज अगर एक्टिविटी सी है, उसकी दो प्रेडिसेसर्स हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, सपोज ए का ड्यूरेशन कितना है, 20 डेज है, बी का ड्यूरेशन कितना है, 25 डेज है, और इन दोनों की प्रेडिसेसर्स नहीं है, तो ये दोनों आप एट अ टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा, 0। इसका अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा, 20 डेज। बी का अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा, 0 डे। मीन फ्रॉम डे 0 you can start both activity. So 0 is the earliest start for activity A and B. अब A एक्टिविटी का ड्यूरेशन 20 दिन है, B एक्टिविटी का ड्यूरेशन 25 दिन है, तो A का अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा, 20 डेज। अर्लीस्ट मीन कि बीच में कोई डिले नहीं आएगा। ठीक है, B का अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा, 25। क्लियर हो गया। अब सी का अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा, कोई बता सकता है? सी का अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा जी, एनीवन? जी 25 सर, 25। जो लेटेस्ट अर्लीस्ट फिनिश ऑफ द प्रेडिसेसर्स है, तो ये 20 दिन बाद कंप्लीट होगा, ये 25 दिन बाद कंप्लीट होगा, लेकिन सी आप तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब ए और बी दोनों कंप्लीट ना हो। तो सी का जो स्टार्ट है डेट इज 25। फिर सी का सपोज ड्यूरेशन 10 दिन है, तो इसका अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा, 35। फ्रॉम डे 0 से आपने काउंट करना है ना, तो सी का अर्लीस्ट स्टार्ट के साथ उसका ड्यूरेशन 8 कर लें, सो दैट विल बी द अर्लीस्ट फिनिश। ठीक है, सो अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश जो करते हैं हम, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फाइंड करते हैं, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। और लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश जो है, ये हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फाइंड करते हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट टू द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। आप देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल आप देखें। ठीक है, सी अगेन वही एग्जाम्पल है जो हमने डिस्कस किया है, कंप्यूटर एग्जाम्पल है, कि इसमें 3 मेजर एक्टिविटीज थे। फर्स्ट 3 मेजर टास्क थे। फर्स्ट टास्क वाज अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, उसमें ये 5 एक्टिविटीज हैं। बाकी जो 3 एक्टिविटी हैं ये ट्रेनिंग टास्क के हैं। बाकी 2 जो एक्टिविटीज हैं ये एडवर्टाइजमेंट के हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है ना कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का, और उसको फिर सेल करना, तो उसमें 3 टास्क हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ एंड एडवर्टाइजिंग। फिर हर टास्क में ये एक्टिविटीज हैं, हर एक्टिविटी का प्रेडिसेसर गिवन है और हर एक्टिविटी का टाइम पीरियड गिवन है। ठीक है, हर एक्टिविटी का टाइम पीरियड गिवन है। अब देखें हमने क्या करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश को फाइंड करना है फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें कि इसका डायग्राम ड्रॉ कर लें। ठीक है, मेक अ फॉरवर्ड पास थ्रू द नेटवर्क, इवॉल्युएट ऑल द एक्टिविटी। ठीक है, मीन हर एक एक्टिविटी को आप देखें ना कि कौन से एक्टिविटी के प्रेडिसेसर नहीं है, तो आप स्टार्ट वही से लेंगे। तो ए एक्टिविटी के प्रेडिसेसर नहीं है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट वन। इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 होगा। ठीक है, द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर दोज एक्टिविटी। नाउ ये पॉइंट याद रखें कि जिन एक्टिविटी का प्रेडिसेसर ना हो, जो स्टार्टिंग एक्टिविटीज है, उनका अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा, 0। फिर उसका अर्लीस्ट
फिनिश क्या होगा, दैट विल बी द एक्टिविटी ड्यूरेशन, बिकॉज उसका प्रेडिसेसर नहीं है ना, तो 0 पे स्टार्ट होगा और कब फिनिश होगा, जितना उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन है। ठीक है। सिमिलरली इवैल्यूएट द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ ईच एक्टिविटी एंड अर्लीस्ट फिनिश ऑफ ईच एक्टिविटी। ठीक है। अब देखें एग्जांपल से देखें, दैट इज द डायग्राम। ठीक है। सपोज ए का प्रेडिसेसर नहीं है तो आप एक्टिविटी ले लें, उसका ड्यूरेशन कितना है, 90 डेज है। फिर ए जो है दैट इज द प्रेडिसेसर पर बी, एफ एंड आई। तो जब ए कंप्लीट हो जाए देन यू कैन स्टार्ट बी, एफ एंड आई। सिमिलरली बी इज प्रेडिसेसर ऑफ सी। ठीक है। फिर जी जो है इसके लिए सी और एफ प्रेडिसेसर है, तो सी और एफ जब कंप्लीट हो जाए फिर आप जी कर ले। डी के लिए जी प्रेडिसेसर है। ठीक है। फिर डी और आई जो है ये जे के प्रेडिसेसर है, तो जो जब डी और आई कंप्लीट हो जाए तो जे कर ले, एच कर ले, ई कर ले। ये डायग्राम तो क्लियर है ना, इसमें कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन सर लेकिन अच्छा। ये टेबल जो है इसमें एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है ना सर, वो पहले स्टार्ट होती है और ट्रेनिंग वाला बाद में स्टार्ट होती है। इसमें समझ नहीं है, मतलब पहले मैन्युफैक्चर करते फिर स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं। नहीं, ये वो ट्रेनिंग नहीं है ना, वो यूटिलाइजेशन का है। आप कंप्यूटर प्रिपेयर कर ले तो उसको फिर आप ऑपरेट किस तरह करेंगे ना, वही ट्रेनिंग है। अच्छा, पहले से जो स्टाफ मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ वो पहले से ट्रेंड है? नहीं, मैं ये दूसरा स्टॉप का ट्रेनिंग है। मैन्युफैक्चरिंग वाले तो जस्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, मशीनरी को ऑपरेट करते हैं, आपको टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उस टेक्नोलॉजी को आप किस तरह यूज करेंगे, वो ट्रेनिंग है। ठीक है। हाँ, यूजर उसमें आप ना पढ़े, हमारे उसमें डिटेल में उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर जस्ट इंटरेस्टेड कि हमारे पास 3 मेजर टास्क हैं, फिर हर टास्क में एक्टिविटीज हैं, हर एक्टिविटी के प्रेडिसेसर्स और टाइम गिवन है कि इतने टाइम में ये एक्टिविटी होना चाहिए। उससे ये डायग्राम क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, यस सर ये क्लियर है। अब देखें एक्टिविटी ए का अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा, बताएं। सर ये ड्यूरेशन कितनी होगी? जीरो। अर्लीस्ट स्टार्ट, नॉट अबाउट सर ड्यूरेशन। कितनी ड्यूरे जीरो होगा ए का स्टार्ट सर। अर्लीस्ट स्टार्ट इज 0। ठीक है। तो इसका अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा जी? 90 होगा सर। 90 होगा। अब देखें ए के बाद हम बी, एफ और आई स्टार्ट कर सकते हैं। सो अर्लीस्ट का मतलब यह है कि एक्टिविटी के बीच में कोई डिले ना होगा। अगर इसमें एक दिन डिले आ जाए ना तो ये अर्लीस्ट फिनिश नहीं होगा, ये इसको फिर हम जस्ट फिनिश करते हैं, फिनिश कहते हैं। मीन अगर एक दिन डिले आ जाए ना तो फिर इसका फिनिश 91 डे होगा। 90 डेज इज तब होगा, ये एस्टिमेटेड टाइम है कि जब ये एक्टिविटी 9 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, देन इट विल बी अर्लीस्ट फिनिश। अच्छा, अब ए जब कंप्लीट हो जाए देन वी कैन स्टार्ट बी, सो द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ बी विल बी 105। कहां से 105? या अर्लीस्ट स्टार्ट की बात कर रहा हूं सर वो 90 सर होगा। जितनी एक ही होगा सर। क्या एक ही को होगा? तीनों का मतलब 90 होगा सर। हाँ, because these can be started after the finish of A. Now the latest finish of B will be the earliest start plus duration. तो ये 105 आ जाएगा। Similarly F जो है इसका earliest finish जो है ये 115 आ जाएगा। Similarly I का लेटेस्ट फिनिश जो है ये 120 होगा। ठीक है। अब सी का लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा? 105। इसका अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा? 110। अब देखें जी के लिए 2 अर्लीस्ट स्टार्ट है, वन
110 है और दूसरा जो है वो 115 है। ठीक है, तो अगर 110 पे स्टार्ट हो जाए तो इसका फिनिश क्या होगा 124। अगर 115 पे स्टार्ट हो जाए तो फिनिश क्या होगा 129। तो अब इसमें सी आपने जो है कौन सा सेलेक्ट करना है, द लेटेस्ट अर्लीस्ट फिनिश, सॉरी द लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट। सो द लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट जो है वो 115 है। ये समझ आ गया ये पॉइंट? यस जी। सर, यस सर। अच्छा, हम क्रिटिकल पाथ पे चलते हैं। हाँ नहीं क्रिटिकल की अभी बात ना करें। यहां पे देखिए कि जी की दो प्रेडिसेसर्स थे, तो इन दोनों प्रेडिसेसर्स में जिनका लेटेस्ट फिनिश है दैट विल बी द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ जी। सिमिलरली अब डी का जो अर्लीस्ट स्टार्ट होगा दैट विल बी 129। ठीक है, और डी का अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा 149। दोबारा कनेक्शन लॉस हुआ आई थिंक। लॉस नहीं हुआ सर, जी काम कर रहा है सर, लॉस नहीं हुआ है। स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? यस सर, यस। यस सर, जी यस सर, नजर आ रहा है। नहीं अभी नहीं आएगा, अभी लॉस होगा। अभी लॉस हुआ यस है सर, ये अभी लास्ट हुआ। नेटवर्क काम नहीं है उसमें। अच्छा क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अच्छा तो डी का जो अर्लीस्ट फिनिश होगा दैट विल बी 149। अब जे की दो प्रेडिसेसर है, तो डी से इसका अर्लीस्ट स्टार्ट 149 आ रहा है और आई से 120 आ रहे हैं। तो अगर 120 पे स्टार्ट कर लें तो 165 इसका फिनिश होगा। अगर 149 पे स्टार्ट कर लें तो क्या होगा 185 आएगा। 94 सर। 94 सर, 94 94। हाँ, तो वी विल सेलेक्ट द लेटेस्ट अर्लीस्ट finish in the predecessor. So the latest earliest finish is 149. Similarly H जो है इसका A की predecessor है D, तो earliest start will be 149 and earliest finish will be I think 177. यस सर। E का earliest start 149 और earliest finish 170। ठीक है, अब देखें इसमें ई एच और जे जब खत्म हो जाए प्रोजेक्ट खत्म होगा। ई का अर्लीस्ट फिनिश 170 है, एच का 177 है, जे का 194 है। सो मैक्सिमम आपने लेना होगा 194 जो है दैट इज द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। मीन कि टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 194 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर हो गया? यस सर। यस तो सर। ये जो दो टेक्निक्स है ना सीपीएम और पीईआरटी, दीज आर यूज्ड, ये उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें पता चल जाता है कि पूरी प्रोजेक्ट का मिनिमम ड्यूरेशन कितना होगा, इससे कम नहीं कर सकते। अच्छा, अगर क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है तो क्रिटिकल पाथ जो है वो ये पाथ होगा। ठीक है, अब क्रिटिकल पाथ में जो एक्टिविटीज होते हैं उनको क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं। ए एफ जी डी और जे, इन तीनों, इन पांचों एक्टिविटीज में अगर एक एक्टिविटी बी एक दिन डिले हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट डिले होगा। ठीक है, अच्छा
सर So, ये तो जी सीपीएम हो गया ना, क्रिटिकल क्रिटिकल पाथ पे जैसे सीपीएम नहीं, दोनों का कंसेप्ट और ये सेम है। पीआरटी भी यही क्रिटिकल पाथ पे डिपेंडेंट होते हैं सर। नहीं, दोनों मैथ उनका जस्ट यूज डिफरेंट होता है कि पीईआरटी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज होते हैं, और ये दूसरा जो है ये डेवलप्ड प्रोजेक्ट के लिए यूज होते हैं, लेकिन मेथड, कॉन्सेप्ट और ये जो तरीकाकार है ये दोनों का एक ही है। ठीक है, ओके जस्ट सर यूज का अगर डिफरेंस है सर कि अगर जब आप R&D में करते हैं तो उसको पीआरटी कहते हैं, और जब आप उसको कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में करते हैं इसको सीपीएम कहते हैं। जी सर अगर क्रिटिकल पाथ में आने वाली एक्टिविटीज लेट हो जाए तो सर ये तो पूरी मतलब पर डिपेंड करता है, फिर ये और एक्टिविटीज भी लेट हो जाएंगी। सर अगर इनके अलावा कोई और लेट हो जाए सर फिर क्या होगा देखे क्रिटिकल ना, पाथ में? वो हम देखते हैं, हम ये जो स्लेक टाइम हम फाइंड करेंगे ना, C, A, F, G, D और J, इन एक्टिविटीज में कोई गुंजाइश नहीं होगा डिले के लिए अगर आपने प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करना है। बाकी एक्टिविटीज जो है उसमें डिले अलाउड है, लेकिन कितना अलाउड है ये हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अच्छा, बिकॉज उसमें भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा अगर डिले हो जाए तो फिर भी पूरा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। अच्छा, सो अर्लीस्ट फिनिश जो है प्रोजेक्ट का दैट इज 194 194 डेज जो है ये प्रोजेक्ट का फिनिशिंग होगा। अच्छा, लेटेस्ट एक अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, और एक लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश। सो अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश जो है ये हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फाइंड करते हैं, और लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश जो है इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फाइंड करते हैं। ठीक है, सो अगेन मेक अ बैकवर्ड पास मीन आपने आखिरी जो एक्टिविटीज है वहां से स्टार्ट करना होगा। Evaluate all the activities that immediately precede the finish node। ठीक है, मीन फर्स्ट आपने उन एक्टिविटीज को देखना है जिनका प्रेडेसेसर्स हो। ये प्रीवियस में हम क्या देखते हैं, उन एक्टिविटीज को हम देखते हैं जिनके प्रेडेसेसर्स ना हो। सो द लेटेस्ट फिनिश फॉर सच एक्टिविटी इज द मिनिमम प्रोजेक्ट टाइम। उस एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश क्या होगा, मिनिमम प्रोजेक्ट टाइम होगा, उसका लेटेस्ट फिनिश मिनिमम प्रोजेक्ट टाइम होगा। ठीक है, और उसका लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश से एक्टिविटी का ड्यूरेशन सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, इवैल्यूएट दी एलएफ और ऑल ऑफ दिस। सी यहां पे देखिए जस्ट एक एग्जांपल है। अच्छा, प्रोजेक्ट का लेटेस्ट फिनिश क्या था, 194 डेज। ठीक है, 194 डेज जो था दैट वाज द लेटेस्ट फिनिश ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखें अगर 194 से आप स्टार्ट लेना, 194 से, सो अब इसका लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा जे का, आपने लेटेस्ट फिनिश से टाइम इसका ड्यूरेशन माइनस करना है। सो 194 माइनस 45, सो यू विल गेट 149। यस सर, वहाँ ऐड करना होगा, यहाँ हाँ, माइनस। मीन अब बैकवर्ड हमारे यहां से 177 से आप जो है 28 सब्ट्रैक्ट कर लें, सो 149 इज द फिनिश ऑफ सॉरी लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एच। सिमिलरली लेटेस्ट सर का अर्लीस्ट होगा सर। नहीं, लेटेस्ट होगा, बैकवर्ड से आ रहे हैं ना सर एक अच्छा क्वेश्चन है जी। सर, अर्लीस्ट स्टार्ट के मतलब के बिना सर हम ये पहले मालूम नहीं कर सकते लेटेस्ट स्टार्ट, पहले वो Just a जरूरी है ना minute. सर? नहीं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको क्लियर कर दो।
अब देखें आखिर में हमारे पास कौन से एक्टिविटीज थे, दैट वाज लास्ट में कौन सी थी, ई, ठीक है, डी, सॉरी डी नहीं, एच और जे, ये एक्टिविटीज थे जिसके बाद प्रोजेक्ट फिनिश्ड होगा, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट का टोटल टाइम कितना है, 194। अब यहां से 194 कर लें, सी 194 मीन इसका जो लेटेस्ट फिनिश है, 194 से हर एक्टिविटी डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सर अभी इसकी समझ Yes, आ गई सर। लेटेस्ट स्टार्ट का मतलब ये है कि मतलब इससे हमने जो है ये आखिरी लिमिट है, इससे जो है लेट हमने स्टार्ट नहीं करनी जी, तो अब देखिए 194 से 45 सब्ट्रैक्ट कर लें तो 149 आएगा। दैट विल बी कि आप जे 149 पे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक जो है इसका ड्यूरेशन 28 डेज है ना, तो इससे अगर आप 28 सब्ट्रैक्ट कर ले तो कितना आएगा, 176 आएगा, ठीक है। सिमिलरली ई जो है ये कब होगा, 21, मतलब 21 है, 173, ये इसका लेटेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास डी है, डी एक्टिविटी इज द प्रेडिसेसर ऑफ ई, एच एंड जे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है 3 आ रहे हैं ना, 173, 176, 149, ठीक है। अब डी का ड्यूरेशन कितना है, 20 डेज है, तो इसका लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा, 153 या 156 और या 1 कितना आएगा, 129, ठीक है। 156 होगा सर, 156। 156 ठीक है ना, ठीक है, यस सर 156 होगा। अच्छा, अब इसमें जो है आपने लेटेस्ट स्टार्ट को कंसिडर करना है, या जिसकी वैल्यू सबसे कम हो, 129, बिकॉज आगे जो एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन क्या है, 149 है। अच्छा, जे का एक प्रेडिसेसर जो है दैट इज आई, एक ही है ना, तो आई का लेटेस्ट फिनिश क्या होगा, 149, और इसका स्टार्ट क्या होगा, दैट इज 30, सो ये कितना होगा, बताए ना, 149 माइनस 30, सुमरा राजी 119। 119। सर। अच्छा, डी जो है डी से पहले जी प्रेडिसेसर होना चाहिए, ठीक है। तो 129 ये उसका लेटेस्ट स्टार्ट है, सो दैट विल बी द लेटेस्ट फिनिश ऑफ जी। जी का जो ड्यूरेशन है दैट इज 14 डेज, सो ये 115 आ जाएगा, 115 विल बी द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ जी। अच्छा, अब जी से आगे जो है हमारे पास एफ उसकी प्रेडिसेसर है, और सी जो है दैट इज द प्रेडिसेसर ऑफ जी, ठीक है। तो इसका 115 लेटेस्ट फिनिश होगा, और एफ का भी 115 लेटेस्ट फिनिश होगा। अब सी का जो ड्यूरेशन है दैट इज 5, तो इसका लेटेस्ट स्टार्ट 110 आएगा, 110, ठीक है। सिमिलरली इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट है, सर
ये क्या आएगा 190 190 190 सर। नहीं, एफ कितना है सर 25 25 है है, ना? 90 आएगा ना, 190 नहीं आएगा। यस सर, ओनली 90, यस सर। अच्छा अब देखें सी से आगे फिर हमारे पास बी है, तो बी का 110 फिनिश होगा और 95 इसका स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इनका एक ही प्रेडिसेसर है, दैट इज ए। तो अब उस ए का जो लेटेस्ट फिनिश होगा दैट विल बी द लीस्ट लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ दीज 3 एक्टिविटीज। वो 90 है इन तीनों में ना, 95, 90 और 119, आपने 90 सेलेक्ट करना है और 0 होगा, मीन 90 उसका ड्यूरेशन है, तो 90 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई इसकी? यस सर। अब ये जो वैल्यूज आ गई हमारे पास, दीज आर दी लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश। प्रीवियसली हमने जो कर दी that were the earliest start and earliest finish। अब देखें the difference between earliest start and latest start, that will be equal to the difference between earliest finish and latest finish, and that is called slack time। ठीक है, अब देखें अच्छा ये तो हमने कर दी, सिलेक्ट टाइम, एक्टिविटी स्टार्ट एंड कंप्लीशन, अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर दी। सी हमने डिस्कस की ना कि एक्टिविटी स्टार्ट टाइम एंड कंप्लीशन टाइम में बी डिलेड बाय प्लान्ड रीजन एज वेल एज बाय अनफोर्सीन रीजन। मीन हर एक्टिविटी जो है उनका ड्यूरेशन डिले हो सकता है either for known reason or unknown reason। suppose if there is some disaster or some natural condition की वजह से, बारिश की वजह से प्रोजेक्ट का एक एक्टिविटी डिले हो जाए ना या अगर समझ बोझ के जो लेबर्स है या वर्कर्स हैं वो एक्टिविटी को डिले करे, तो सम रीजंस नोन्स होते हैं, सम अननोन्स होते हैं। सो सम ऑफ दीज डिले जो हैं या कुछ एक्टिविटीज की जो डिलेज हैं वो ओवरऑल कंप्लीशन डेट इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो टू लर्न, और कुछ एक्टिविटीज जो उनका डिले प्रोजेक्ट टाइम इफेक्ट नहीं कर सकता ना, सो इसको फाइंड करने के लिए कि कौन कौन से एक्टिविटी जो हैं उसमें कितना डिले जो है वो प्रोजेक्ट को इफेक्ट नहीं कर सकता, और कौन कौन से एक्टिविटीज में एक दिन का डिले भी प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सकता है, तो इसको हम स्लैक टाइम कहते हैं। ठीक है, तो स्लैक टाइम जो है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट स्टार्ट या लेटेस्ट फिनिश एंड अर्लीस्ट फिनिश। तो प्रीवियस एग्जांपल में आप देखें, अगर आप देखेंगे ना लेटेस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट स्टार्ट का डिफरेंस ले लें, 0, 5, 5, 0, 24, 0, 0, 17, 29 एंड 0। तो जिन एक्टिविटीज का स्लैक टाइम 0 है, these activity are called the critical activities। ठीक है, और उसमें एक दिन का डिले भी अलाउड नहीं होगा, बिकॉज उनकी डिले की वजह से पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इफेक्ट होगा। बाकी जो एक्टिविटीज हैं उनमें इतने दिन का डिले अलाउड है। सी ई एक्टिविटी अगर 24 डे डिले हो जाए ना, प्रोजेक्ट का इफेक्ट नहीं होगा, प्रोजेक्ट पे इफेक्ट नहीं होगा, वो 194 डेज में ही कंप्लीट होगा। सिमिलरली एच और आई अगर 17 या 29 डेज डिले हो जाए, सो दीज आर कॉल्ड दी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज या दीज आर कॉल्ड दी नॉन रिजिड एक्टिविटीज। और ये जो 0 है ना, ए, डी, एफ, जी और जे, दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज। अब अगर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में स्लैक टाइम से ज्यादा डिले आ जाए तो फिर उतना प्रोजेक्ट डिले होगा जितना इससे ज्यादा जो है वो डिले हो। समझ आ रहा है ना पॉइंट की? आई होप यू पीपल आर गेटिंग दीज थिंग्स। यस सर। समझ आ गया सर। अच्छा, गुड। So the critical path is a set of activities that have no slack connecting the start node with the finish node। ठीक है, तो
जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है ना, उनका जो सीरीज है फिर उसको क्रिटिकल पाथ कहते हैं। द क्रिटिकल एक्टिविटीज एक्टिविटीज विद जीरो सिलेक्ट टाइम फॉर्म एट लीस्ट वन क्रिटिकल पाथ इन द नेटवर्क। क्रिटिकल पाथ जो होता है वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, ठीक है। एंड द सम ऑफ द कंप्लीशन टाइम फॉर द एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ इज द मिनिमल कंप्लीशन टाइम। जिस तरह हमने एग्जांपल में क्रिटिकल पाथ आ गया ना हमारे पास, तो उन एक्टिविटीज की आप अगर ड्यूरेशन प्लस कर लें, सो ये भी एक कंसेप्ट है कि आपके पास प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एक्टिविटीज है। एक्टिविटी 1 का ड्यूरेशन 3 डेज है, 2 का 2 है, 3 का 1 है, 4 का 3 डे है, ठीक है। यहाँ पे ये जो नीचे लिखे हुए दीज आर दी ड्यूरेशंस ऑफ द एक्टिविटीज। तो अब देखिए हमारे पास ये पाथ्स बन रहे हैं, एक्टिविटी 1 2 4 7 या 1 2 5 6 7 या 1 3 4 7 या 1 3 5 6 एंड 7, 4 पॉसिबल पाथ्स है। तो हर एक की अगर आप ड्यूरेशन 8 कर लें ना, दीज आर इन टर्म ऑफ मंथ्स, सो ये जो पाथ है 1 2 4 7 इसका 9 मंथ आ रहे हैं, सो 9 मंथ्स पूरे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा, दैट इज द क्रिटिकल पाथ। और 1 2 4 7 जो है दीज आर दी क्रिटिकल एक्टिविटीज। बाकी जो है दीज आर दी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज, लेकिन कितने टाइम के लिए उसमें डिले अलाउड है, तो उसके लिए फिर आपने लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश, अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश फाइंड करना होगा, ठीक है। क्यों नहीं सर? जी सर सर जी पहले वाले में थोड़ा सा एक मिनट। जी नूर इस्लाम, आप क्या क्वेश्चन है? सर 2 पाथ हो सकते हैं क्रिटिकल? क्यों नहीं हो सकते अगर टाइम सेम आ जाए। ओके जी मुराद। सर इससे पहले जो स्लाइड था उसमें हम्म, सर इसमें ये 1 2 5 6 और 7 ये क्रिटिकल पाथ नहीं बनती हमारे साथ। कौन सा 1 2 यस 1 2 5 6 और 7। वेट 1 2 5 6 7 नहीं 1 2 3 उससे 8 मंथ्स आ रहे हैं ना, नहीं इससे ज्यादा नहीं आ रहे सर। माना तो वो रहा 3 और 2 5 6 7 8। सर सर मैं ऊपर वाला जमा ऊपर तो एक्टिविटीज के नंबर्स हैं, नीचे उसके ड्यूरेशन है, ठीक है। ओके अच्छा दिस इज द एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। एक्टिविटी को नोड पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो नोड्स में जो नॉर्मली ऊपर का नंबर होता है वो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे जो नंबर्स होते हैं वो ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फॉर द सिंपलिसिटी एक्टिविटी को हम अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि इसमें फिर कंफ्यूजन ना हो। अच्छा ये देखिए ये प्रीवियस एग्जांपल है, ये आपका क्रिटिकल पाथ होगा, और हर एक की ये अगर आप प्लस कर लेना 90 25 14 20 और 45 आपके पास 194 आएगा, एंड दैट विल बी द टोटल मिनिमल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। Now see we observe two different types of delays, single delays, multiple delays। अब क्वेश्चन ये है, ये प्रीवियसली हमने जो डिस्कस की ना स्लैक टाइम से, उसका मतलब ये था कि जिस तरह हमारे पास आ रहा था ना स्लैक टाइम, क्या आ रहा था कि एक्टिविटी बी में 5 डे डिले पॉसिबल है, एक्टिविटी सी में 5 डे डिले पॉसिबल है, एक्टिविटी ई में 24 डे, एक्टिविटी एच में 17, एक्टिविटी आई में 29 डेज इतना डिले पॉसिबल है। अब देखें ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बी में भी 5 दिन डिले हो जाए और सी में भी 5 दिन डिले हो जाए तो इफेक्ट नहीं होगा, नहीं इफेक्ट होगा। तो फिर 2 टाइप्स की डिले होते हैं, सिंगल डिले होते हैं, मल्टीपल डिले होता है। इसका मतलब यह है कि अगर सिंगल एक्टिविटी में सिर्फ इतने दिन की डिले आ जाए तो प्रोजेक्ट इफेक्ट नहीं होगा, एक ही पाथ में। क्वेश्चन को आप गेट कर रहे प्रॉब्लम को? यस सर। अच्छा
अब देखिए ना, ये तो क्रिटिकल पाथ है, इस पे तो पॉसिबल ही नहीं चेंजेस। अच्छा, अब अगर इस एक्टिविटी में 5 दिन डिले आ जाए बी में, तो सी का अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा? 110 हो जाएगा फिर ना। अगर बी में 5 दिन डिले आ जाए तो फिर इसका फिनिश क्या होगा? 110 होगा। तो सी का स्टार्ट क्या होगा? 110 होगा। ठीक है, तो अब सी में अगर डिले आ जाए तो फिर सी का फिनिश क्या होगा? मीन अगर फर्दरली 5 दिन उसमें और डिले आ जाए तो इसका फिनिश क्या होगा? कोई बता सकता है? यस सर, 120 होगा फिर सर। एग्जैक्टली 120 होगा। तो फिर जी का स्टार्ट क्या होगा? 120। 120 होगा। तो आप देखें, क्रिटिकल एक्टिविटी में 5 दिन का डिले आ गया, तो आगे आप जाना ही नहीं है, यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट 5 दिन डिले होगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, सो सिंगल डिले होगा या मल्टीपल डिले होगा? सो सम कंडीशन में मल्टीपल डिले अलाउड होते हैं, सम टाइम नहीं होते। अंडर सर्टेन कंडीशन द ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम विल बी डिलेड। द कंडीशन दैट स्पेसिफाई ईच केस आर प्रेजेंटेड हियर। सी, a delay of a certain amount in a critical activity cause the entire project। ये तो हमने डायरेक्टली डिस्कस की ना कि अगर क्रिटिकल एक्टिविटी में अगर 1 दिन का किसी भी एक्टिविटी में डिले आ जाए तो सेम अमाउंट ऑफ डिले पे प्रोजेक्ट डिले होगा। 1 दिन डिले आ जाए तो प्रोजेक्ट 1 दिन डिले होगा, 10 दिन डिले आ जाए तो प्रोजेक्ट 10 दिन डिले होगा। Now, a delay of a certain amount in non-critical activity will delay the project by the amount which exceed the slack time। अब देखें, यहां पे allowable delay कितना है? 5 है। अब अगर ये 7 दिन डिले हो जाए तो प्रोजेक्ट कितने दिन का डिले होगा जी? 2 दिन डिले होगा। 2 दिन का। गुड। सो जितने दिन स्लेक टाइम से एक्सीड कर लें नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में, फिर उतना प्रोजेक्ट डिले होगा। ये इजी है, जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट बन जाए तो फिर आई थिंक उसमें उतना इशू नहीं होगा। अच्छा, अब मल्टीपल डिले पे आ जाए। अब अगर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है ना, उसमें मल्टीपल डिले आ जाए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक्टिविटी डिफरेंट पाथ पे हो, यहां पे देखें, सी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी बी है, सी है और ई है, एच, आई। ठीक है, ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है। अच्छा, अब देखें, अगर बी एक्टिविटी में 5 दिन डिले आ जाए और आई में 25 दिन डिले आ जाए, प्रोजेक्ट पे इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? यस सर। These are the multiple delays on different paths। ओके, अब देखें, अगर मल्टीपल डिले आ जाए, डिफरेंट पाथ्स पे आ जाए, तो प्रोजेक्ट कितना डिले होगा? जितना मिनिमम स्लेक टाइम है उससे वी कैन से देख जब एक्सीड हो जाए। सपोज अगर बी का अलाउएबल डिले 5 डे है ना, आई का अलाउएबल डिले 29 डेज है। अब अगर आई 25 दिन डिले हो जाए और बी 7 दिन डिले हो जाए, पूरा प्रोजेक्ट 2 दिन डिले होगा, जितना मिनिमम स्लेक टाइम से जितने दिन एक्सीड्स हो रहे हैं। अच्छा, द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज नॉट डिलेड एज वी हैव डिस्कस ना, कि अगर आई का अलाउएबल डिले 29 है, इसमें 25 दिन आ जाए और बी का अलाउएबल 5 है, उसमें सपोज 5 आ जाए, प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। सेकंड केस क्या है? व्हेन द एक्टिविटीज आर ऑन द सेम पाथ, व्हेन द एक्टिविटीज आर ऑन द सेम पाथ। अब देखें, सपोज अगर ये पाथ आप ले ले, ये पाथ, तो सी अगर बी में क्या कर रहा है, ये 5 दिन का डिले आ जाए, बी में 5 दिन का डिले आ जाए,
ठीक है, सपोज अगर बी का अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होना चाहिए, एट डे 90, लेकिन अगर 90 की बजाय आप इसको 94 डे पे स्टार्ट कर लें तो इसका फिनिश फिर क्या होगा, 99 होगा, बिकॉज सॉरी 109 होगा, बिकॉज 15 दिन उसका ड्यूरेशन है। ठीक है, सिमिलरली अगर ई है, इसमें अलाउेबल डिले जो है वो 17 डेज है। इसका अर्लीस्ट स्टार्ट जो है वो 149 है, लेकिन 149 की जगह पे अगर ये 164 पे स्टार्ट हो जाए, 15 दिन बाद स्टार्ट हो जाए, 15 दिन डिले हो जाए, तो इसका स्टार्ट क्या हो जाएगा, 173 हो जाएगा। लेटेस्ट स्टार्ट क्या हो जाएगा, 173, और ड्यूरेशन कितना है, 21, तो इसका फिनिश क्या होगा, 194। अगेन ये प्रोजेक्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा। एक एक्टिविटी 4 दिन डिले हो गई, दूसरी एक्टिविटी 15 दिन डिले हो गई, सेम पाथ पे है, बट स्टिल द प्रोजेक्ट इज नॉट डिले। उसमें फिर कंडीशन ये है कि आपने पूरा एनालिसिस फिर करना होगा ना, आखिरी एक्टिविटी की लेटेस्ट फिनिश को फाइंड करके प्रोजेक्ट के फिनिश के साथ कंपेयर करना है। एक्टिविटीज आर ऑन द सेम पाथ, नो क्रिटिकल एक्टिविटीज सेपरेटिंग देम। अच्छा, ये तभी पॉसिबल होगा ना जब दो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में डिले आ जाए, वो सेम पाथ पे हो, बट उनकी दरमियान कोई क्रिटिकल एक्टिविटी हो। अब देखें ना, बी है उस और ये ई है, सेम पाथ पे है, लेकिन उनकी बीच जी और डी क्रिटिकल एक्टिविटीज आ रहे हैं, तो इसमें और इसमें अगर डिले हो जाए, प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। अब अगर दो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज में डिले आ जाए, दोनों सेम पाथ पे हो और बीच में क्रिटिकल एक्टिविटी ना हो, तो अब देखें बी में अलाउेबल डिले कितना है, 5 है, सी में भी 5 है। अब अगर बी 4 दिन डिले हो जाए और सी जो है ये सपोज वी कैन से दैट ये कितना डिले हो जाए। अब देखिए ना, अगर बी 4 दिन डिले हो जाए तो इसका स्टार्ट 94 होगा, फिनिश 109 होगा। ठीक है, अब अगर सी बी 4 दिन डिले हो जाए तो स्टार्ट 113 होगा, इसका डिलेड स्टार्ट होगा ना। तो 4 दिन इसमें डिले हो गया, 4 दिन इसमें डिले हो गया, टोटल डिले कितना है, 8। अब एक एक्टिविटी में अलाउेबल डिले कितना है, 5। सो 8 - 5, पूरा प्रोजेक्ट 3 दिन डिले होगा। अगर बी में भी 4 दिन डिले आ जाए, सी में भी 4 दिन डिले आ जाए, तो पूरी प्रोजेक्ट में 3 दिन का डिले होगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, सो ये दो बेसिक मेथड्स हैं कि फर्स्ट जो है आप प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग कर लें, उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लें, एक्टिविटी ऑन एरोज और एक्टिविटीज ऑन नोड्स, and then we are doing its analysis to find out the minimal finish time, to find out the critical activity, to find out the critical path, to find out the slack time, and to find out the possible delays. So for that purposes we are using the PERT technique and CPM technique. Okay, अब next जो एग्जांपल है गैंट चार्ट्स हैं, ये भी एक डायग्रामेटिकल मेथड है जिसके जरिए हम प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज को जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स। ठीक है, सो गैंट चार्ट्स आर जस्ट प्रोवाइडिंग अस अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग, जस्ट एक डिस्प्ले, ग्राफिकल या डायग्रामेटिकल डिस्प्ले होते हैं प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज का। ठीक है, ये जस्ट एक टूल है, एक ग्राफिकल टूल है which give us display of the project activities. Yeah, it is a graphical presentation that
डिस्प्ले द एक्टिविटीज। ठीक है, तो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल पे हम टाइम लेते हैं और वर्टिकल पे एक्सेस लेते हैं, वर्टिकल एक्सेस पे एक्टिविटीज लेते हैं। अब देखें एक्टिविटी ए, वही एग्जांपल है कंप्यूटर वाला, आई थिंक सो, या अगर कोई और एग्जांपल है। सी एक्टिविटी ए जो है ये फर्स्ट एक्टिविटी है, इसका कोई प्रेडेसेसर नहीं है, तो इसका स्टार्टिंग टाइम क्या होगा? 0 होगा। अब इसका ड्यूरेशन कितना है? फॉर एग्जांपल सपोज 22 डेज है, तो आप स्केल के मुताबिक ना हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे कांस्टेंट डिस्टेंस पे पॉइंट्स लगाएं, तो उतने 22 डेज तक आप इसकी शेडिंग कर लें। अच्छा, जब ए कंप्लीट हो जाए देन यू कैन स्टार्ट बी एंड सी, मीन ए इज द प्रेडेसेसर फॉर बी एंड सी ना, सो द फिनिश ऑफ ए, इसके बाद आप बी और सी स्टार्ट कर लें। अच्छा, सी का ड्यूरेशन कितना है? सपोज 30 दिन तक है जो इसका अर्लीस्ट फिनिश है। बी जो है सपोज इसका 27 है, तो फिर डी, बी जो है दैट इज द प्रेडेसेसर ऑफ डी, तो बी की कंप्लीशन के बाद आप डी स्टार्ट कर लें। सी और डी के बाद ई और एफ स्टार्ट कर लें, एफ के बाद जी स्टार्ट कर लें, एंड द एंड ऑफ जी विल बी द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर? समझ आ रहा है इसकी? समझ आ रही है सर। जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अगेन एक्टिविटीज की। ठीक है, सो ये एक पॉपुलर ट्रेडिशनल टेक्निक है which is also called the bar chart and was developed by Henry Gantt. That's why it is called the Gantt chart in 1914. Direct precursor of CPM, ठीक है, पर मॉनिटरिंग वर्क प्रोग्रेस। अगेन ये एक डिस्प्लेइंग मेथड है, तो आप देख सकते हैं ना, एक विजुअल डिस्प्ले है, ग्राफिकल मेथड है कि काम हो रहे हैं और आपका शेड्यूल्ड कितना है, तो आप उसको देख सकते हैं, विजुअल शेड्यूलिंग है। अच्छा, अगेन हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमारे पास टाइम पीरियड होता है, वर्टिकल एक्सेस पे एक्टिविटीज होते हैं। तो स्टार्ट से डे 0 से आपने एक्टिविटी ड्रॉ करनी है जिसके प्रेडिसेसर ना हो, उसके एंड के बाद फिर आपने एक्टिविटीज ड्रॉ करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाउस की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो उसमें ये एक्टिविटीज है, 1 2 3 4 5 6 7 एक्टिविटीज हैं। हर एक्टिविटी के प्रेडिसेसर्स हैं और उनका ड्यूरेशन है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके लिए सपोज गैंट चार्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे टाइम डिफाइन कर ले अप्रोक्सीमेटली, सपोज, लेकिन इक्वल डिस्टेंस में ना, कि अगर ये डिस्टेंस 1 मंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये 2 मंथ होगा, 3 4 5 6 7, इस तरह स्केल के मुताबिक आप इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लगाएं एंड ईच नंबर इज रिप्रेजेंटिंग 1 मंथ। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी जो है उसका प्रेडिसेसर नहीं है ना, सो ये डे 0 से स्टार्ट होगा। अच्छा, इसका टाइम कितना है, 3 मंथ है, तो 3 मंथ तक आप इसका इस तरह एक बार ड्रॉ कर लें, ये एक्टिविटी 1 हो गई। अब पहले डिजाइन होता है ना, सर्वे होता है, डिजाइन होता है, आर्किटेक्चरल मैप आ जाता है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फाउंडेशन करें, तो फाउंडेशन के लिए मैप जरूरी है। अच्छा, सो 2 एक्टिविटी के लिए, एक जो है दैट इज द प्रेडिसेसर, एक्टिविटी 3 के लिए 1 प्रेडिसेसर है, तो एट अ टाइम आप 2 और 3 स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 का ड्यूरेशन कितना है, 2 मंथ है ना, तो वो 5 पे जाएगा, 3 + 2, ये एक्टिविटी 2 हो गई। सिमिलरली 3 जो है इसका प्रेडिसेसर 1 है, टाइम पीरियड 1 है, तो वो यहां तक आएगा ना, उसका इन टाइम 4 मंथ होगा। सिमिलरली एक्टिविटी 4 जो है उसकी एक प्रेडिसेसर क्या है, 2 और 3, तो 4 आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब 2 और 3 कंप्लीट हो जाए, तो आपने इसमें लेटेस्ट अर्लीस्ट फिनिश लेना होगा ना, तो यहां से एक्टिविटी 4 स्टार्ट होगा, ड्यूरेशन 3 मंथ है, तो
तो 5 से ये कहां पे जाएगा, 8 पे, ये एक्टिविटी 4 हो गई, ठीक है। फिर सिमिलरली 5 का प्रेडिसेसर B23 है, तो 4 के साथ आप एक्टिविटी 4 भी स्टार्ट कर, एक्टिविटी 5 भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका ड्यूरेशन 1 मंथ है, तो ये मंथ 6 पे कंप्लीट होगा, दैट इज एक्टिविटी 5। सिमिलरली एक्टिविटी 6 जो है इसका प्रेडिसेसर 5 है, तो जब 5 कंप्लीट हो जाए तो आप 6 स्टार्ट कर लें, लेकिन उसका ड्यूरेशन 1 मंथ है, तो यह 7 तक जाएगा। सिमिलरली फिनिशिंग जो है 7th एक्टिविटी, उसकी प्रेडिसेसर क्या है, 4 और 6 हैं, जब 4 और 6 दोनों कंप्लीट हो जाएं आप 7 स्टार्ट कर लें, तो 4 का टाइम पीरियड ज्यादा है ना, वो 8th मंथ पे कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आप एक्टिविटी 7 स्टार्ट कर लें, 1 मंथ उसका ड्यूरेशन है, तो 8 से 9 तक ये एक्टिविटी 7 हो जाएगा, and the end of 7 will be the end of project, so the total duration of the project is कितना, 9 मंथ। अच्छा क्लियर हो गया, यस सर क्लियर है। आप कर सकेंगे अभी गैंट चार्ट्स, ये भी है, मीन जरूरी नहीं है आप ऊपर से स्टार्ट ले लें, नीचे से स्टार्ट ले लें जी। ठीक है सर, ठीक है, बस यही क्वेश्चन था सर। अच्छा बस रिप्रेजेंटेशन है, ये वो कंप्यूटर वाला आ जाएगा, वही एग्जांपल होगा। जस्ट देखें, ए एक्टिविटी की प्रेडिसेसर नहीं थी, उसकी 90 डेज है, ए के बाद आप कौन से स्टार्ट कर सकते हैं, बी, एफ और आई, ठीक है। जब बी कंप्लीट हो जाए तो यू कैन स्टार्ट सी, ठीक है, और जब सी एंड जी कंप्लीट हो जाए, नहीं सी और एफ कंप्लीट हो जाए, यू कैन स्टार्ट जी। उसी डायग्राम के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, एंड एट द एंड आप देखें ना, मैक्सिममली जे एक्टिविटी था ना, तो जे जब खत्म हो जाए तो प्रोजेक्ट खत्म होगा, तो इसका ड्यूरेशन कहां पे आ रहे हैं, 194 पे, ठीक है। यस सर। और इसे डिले भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बस इतनी डिटेल पे नहीं जा रही अभी। अच्छा ये भी देखें, ये जस्ट अक्सर आप लोग इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो होता है ये अक्सर रिसर्च में रिक्वायर्ड होता है। जब भी आप स्टार्ट में अपना प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं ना, तो जो कमेटी होती है वो आपको कहता है कि आपका गैंट चार्ट किधर है, प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग आपका क्या है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। गैंट चार्ट को नॉर्मली हम प्रेजेंट करते हैं बीएससी प्रोजेक्ट में या एमएससी के प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स में। सो दिस वाज माय प्रैक्टिकल एमएससी रिसर्च प्रोजेक्ट गैंट चार्ट, ठीक है। कि सपोज रिसर्च में आपके एक्टिविटीज होंगे ना, कि पहले आप स्टडी करेंगे, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा के एनालिसिस करते हैं, फिर मॉडल डेवलप करते हैं, फिर थीसिस के राइट अप करते हैं, फिर आपने सबमिशन करनी होगी, तो ये एक्टिविटीज हो गए। तो सबसे पहले कि फर्स्ट मंथ में एट अ टाइम आप स्टडी भी कर सकते हैं, डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस ज्यादा टाइम ले सकता है, साथ साथ में जो है आप एंट्री और मॉडलिंग भी करते हैं, और जब ये खत्म हो जाए फिर आप थीसिस लिख सकते हैं। जब आप थीसिस खत्म कर लें फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो पूरा ड्यूरेशन तकरीबन जो है 6 महीने का आएगा। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, so this was a little bit about the project scheduling and control. So I hope that now you people may be able, first you will have to define the activities of the project, the tasks, subtasks, then activities, then you must know about the average duration of the activities, the predecessors, then you can be able to draw the network diagram to find out the critical path, critical activities, minimal project duration, and the slack time, the delay time in each activities, etc. So this is most important in the project management. Okay.